गुड आफ्टरनून बच्चों। आवृतबीजी पादपों में जनन और विकास का अगला चैप्टर देखिए, पिछला चैप्टर हमने देखा वर्धी प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन के बारे में पढ़ा। लैंगिक प्रजनन की समान जानकारी हो चुका है। इसके पश्चात उच्च वर्गीय पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है इस पर देखेंगे। तो उच्च वर्गीय आवृतबीजी पादपों में लैंगिक जनन की जो इकाइयां हैं या गेमीट है, इसका निर्माण एक विशिष्ट अंग में होता है जिसे हम पुष्प कहते हैं। एक पुष्प की संरचना का अध्ययन करें तो पुष्प 4 भागों से मिलकर बना होता है। चार भागों से मिलकर बना होता है। इसके पहले भाग को कैलिक्स कहते हैं, दूसरे भाग को कोरोला, तीसरा भाग जनन अंग है एंड्रोइसियम, ये नर जनन अंग है, और लास्ट भाग जिसको गाइनोइसियम कहते हैं, ये पुष्प का मादा जनन है। एक विशेष प्रकार की संरचना में स्थित होता है। इस संरचना को पुष्पासन कहते हैं, थैलेमस, और ये एक डंठल के द्वारा तना से जुड़ा होता है। इस डंठल को बोलते हैं पुष्प वृंत, पेडिसिल या पुष्प वृंत के नाम से जानते हैं। कैलिक्स जो है पुष्प में प्रकाश संश्लेषण के साथ साथ पुष्प की सुरक्षा को प्रदान करता है। कोरोला चूंकि रंगीन होने के कारण आकर्षक रंग प्रदान करता है। एंड्रोइसियम और गाइनोइसियम इसके जनन अंग होते हैं। एक पुष्प की संरचना। अब पुष्प में 2 जनन अंग है, एक एंड्रोइसियम दूसरा गाइनोइसियम। तो एंड्रोइसियम में ऊपर की ओर जो संरचना है आशय के रूप में होता है, इसे एंथर कहते हैं। बीच में ये एंथर आपस में जुड़े होते हैं तंतु द्वारा, इसे कनेक्टिव जी, और इस तंतु को फिलामेंट या तंतु के नाम से जानते हैं। ये 3 संरचना बना होता है। ठीक उसी प्रकार से गाइनोसियम या कार्पल्स है, इसके 3 भाग होते हैं। इसका फूला हुआ भाग जो पुष्पासन से लगा होता है, इसको ओवरी कहते हैं। बीज का तंतु नलिका वाला भाग स्टाइल, और सबसे लास्ट चपटा या वॉल पिन हेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे स्टिग्मा कहते हैं। इसी ओवरी पर ओव्यूल उपस्थित होते हैं, बीजांड उपस्थित होते हैं जो बीज का निर्माण करता है। तो ओव्यूल से बीज बनते हैं और ओवरी से फल का निर्माण होता है। इसके पश्चात एक पुष्प के कार्य देखिए। पुष्प का सबसे प्रमुख कार्य है प्रजनन का, क्योंकि पादप का प्रजनन अंग होते हैं और ये फल और बीज का निर्माण करते हैं। यह पौधों के गुणों का संरक्षक होता है, पौधों के समस्त गुणों को संरक्षित रखते हैं और विभिन्नता एवं जैव विकास में मदद करता है। इसकी बाह्य दल अर्थात सेपल जो होते हैं पौधों की मुख्य अंगों की रक्षा करते हैं और प्रकाश संश्लेषण का कार्य भी करते हैं। पुष्प परागण की क्रिया के लिए विभिन्न आकर्षित करते हैं, कीटों वगैरह को आकर्षित करते हैं, जिससे पर परागण की संभावनाएं बढ़ जाती है। नर जनन अंग या नर कोशिका जिसको नर युग्मक कहते हैं, और मादा जनन अंग जिसको मादा कोशिका या मादा युग्मक कहते हैं, वो उसका निर्माण पुष्प में ही होता है। फिर लैंगिक जनन के चरण। एक पुष्प की संरचना हो गया, इसके बाद इसके चरण की कौन कौन से स्टेप या चरण होते हैं।
पहला चरण है गेमेटोजेनेसिस। युग्मक निर्माण या गेमेटोजेनेसिस कहते हैं। ये दो प्रकार से होता है गेमेटोजेनेसिस। पहला मेल गेमेटोजेनेसिस, इसमें मेल गेमिट का निर्माण होता है। दूसरा है फीमेल गेमेटोजेनेसिस, जिसमें फीमेल गेमिट का निर्माण होता है। मेल गेमेटोजेनेसिस क्रिया एंड्रोसियम में अर्थात पुंकेसर में होता है, एंथर जिसके अंदर एंथर होते हैं। फीमेल गेमेटोजेनेसिस क्रिया गायनोसियम में होता है। और जब दोनों गेमिट बन जाते हैं उसके बाद इसका दूसरा प्रोसेस होता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मतलब परागण। पराग कण का परागकोश से निकलकर स्त्री केसर के स्टिग्मा तक पहुंचने की जो प्रक्रिया होता है उसे परागण कहते हैं। परागण के बाद निषेचन अर्थात फर्टिलाइजेशन, तीसरा प्रक्रिया। फर्टिलाइजेशन, इस प्रक्रिया में मेल गेमिट और फीमेल गेमिट आपस में संयुग्म होते हैं, दोनों केंद्रक मिलते हैं और जाइगोट बनाते हैं। फर्टिलाइजेशन में जाइगोट बनाने की प्रक्रिया होती है और उसके बाद डेवलपमेंट। अब जो जाइगोट बना हुआ है, चौथा प्रक्रिया डेवलपमेंट मतलब विकास। डेवलपमेंट विकास। जो जाइगोट बना है फर्टिलाइजेशन के दौरान, ये बना हुआ जो जाइगोट है वह भ्रूण बनाता है और जो भ्रूण है वो डेवलपमेंट करता है मतलब विकास करता है और एक शिशु पौधे को जन्म देता है। इस प्रकार से कि चार प्रमुख चरण हैं। पहला गेमेटोजेनेसिस, दूसरा परागण, तीसरा फर्टिलाइजेशन और चौथा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बाद है मेल गेमिटोफाइट। नर युग्मकोद्भिद आवृतबीजी पादपों में परागकण ही नर जनन अंग या नर जनन इकाई कहलाते हैं, या इसी को नर युग्मकोद्भिद या मेल गेमेटोफाइट कहते हैं। इसका विकास परागकोश के अंदर कोष्ठ होता है, जिसे परागकोश कहते हैं, उसके अंदर होता है, जिसे माइक्रोस्पोर या मेल गेमेटोफाइट कहते हैं। यदि एक परागकोश संरचना का अध्ययन करें तो एक एंथर में दो लोब होते हैं और दो लोब के अंदर चार पराग कोष उपस्थित होते हैं। एक एंथर की संरचना है कि हम एंथर को सेक्शन कटिंग करके देखें तो उसमें ऐसे दो चेंबर दिखेंगे और दो चेंबर के अंदर चार गोलाकार संरचनाएं होती है, कोष्ठ होती है। इसी कोष्ठ को बोलते हैं पॉलन सेक या पराग कोष। इसी पराग कोष के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक संरचनाएं होती है। इसी संरचना को बोलते हैं पॉलन ग्रेन या पराग कण। पॉलन ग्रेन या पराग कण, क्योंकि ये पराग कण ही नर जनन अंग होते हैं
अब एक पराग कोश की संरचना का अध्ययन करें। एक पराग कोश की संरचना का अध्ययन करें तो इसके सबसे आउटर लेयर बाहर की ओर एक स्तर होती है। इस स्तर को बोलते हैं एपिडर्मिस। बाह्य त्वचा के नीचे एक स्तर होता है कॉलुमनर, स्तंभाकार कोशिकाओं का एक स्तर होता है। इस स्तर को एंडोथीसियम कहते हैं। और एंडोथीसियम की स्तर, इनके जो सक्रिय स्थान होता है यहाँ पर थोड़ा पतला होता है, इसे स्टामियम के नाम से जानते हैं। यही स्टामियम का स्फुटन होता है, अब परागकण इसी जगह से बाहर निकलता है। इसके नीचे एक और स्तर होता है फनवत कोशिका। इस स्तर को टेपेटम कहते हैं। यह टेपेटम स्तर जो है परागकोश और परागकण के एक्जाइन को बनाता है। और यही टेपेटम के पहले इसको मध्य स्तर होगा, मिडिल लेयर बोलेंगे। मिडिल लेयर के नीचे टेपेटम होगा, स्तंभाकार कोशिकाओं का एक समूह, ये टेपेटम। तो ये टेपेटम जो स्तर होता है, ये पराग कण को पोषण प्रदान करता है और पराग कण के बाह्य आवरण को बनाते हैं। परागकण को पोषण प्रदान करते हैं और परागकण के बाह्य आवरण अर्थात बाह्य भित्ति, जिसको एक्जाइन कहते हैं, इसका निर्माण में भाग लेता है। टेपेटम के अंदर बहुत छोटे छोटे गोलाकार संरचनाएं होती है जो प्रारंभ में माइक्रोस्पोर मदर सेल के रूप में रहती है। अब यही माइक्रोस्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप यह परागकण के रूप में या माइक्रोस्पोर के रूप में परिवर्तित होता है। इसी कण को बोलते हैं पॉलेन ग्रेन परागकण या माइक्रो स्पोर, या यही जो है मेल गेमिट कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ पॉलन सेक या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये तो एक संरचना हुआ। अब ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है इस पराग कोश कैसे बनता है। पराग कोश की बनने की जो प्रक्रिया है उसको देखते हैं। डेवलपमेंट ऑफ पॉलन सेक। पॉलन सेक पराग कोश की बनने की प्रक्रिया। जब इसका निर्माण होता है उस समय ऐसे कोशिकाओं का समूह होता है। इसकी बाहरी स्तर को एपिडर्मिस कहते हैं और अंदर के जितने भी कोशिका समूह है वो सभी मेरिस्टेमेटिक कोशिका होता है। मेरिस्टेमेटिक कोशिका, ये मेरिस्टेमेटिक कोशिका के कुछ बाह्य की जो कोशिका है वो अपने रूप में परिवर्तन करता है। कोशिका द्रव्यों को इकट्ठा कर लेता है, थोड़ा गाढ़ा हो जाता है और अन्य कोशिका से बड़ा हो जाता है। जब ये कोशिका बड़ा होता है तब इस कोशिका को बोलते हैं आर्किस्पोरियल सेल।
अब इसी आर्की स्पोरियल सेल में, क्योंकि ये चारों कोनों पर इस प्रकार की विभाजन होता है, 4 पॉलन ग्रेन पैनल से बनते हैं, 1 2 3 4। हम एक कोने को लेकर चलेंगे तो इसमें जो चारों कोनों पर होता है, तो एक कोने को आप देखें तो सबसे बाहरी स्तर एपिडर्मिस, और ये जो आर्की स्पोरियल जो सेल है, ये इसमें परिणत विभाजन पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, जिसके फलस्वरूप ये 2 कोशिका बनाते हैं, जिसके बाहर की कोशिका को प्राइमरी पेराइटल सेल, अंदर की कोशिका को प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल कहते हैं। अब ये प्राइमरी पेराइटल सेल में 2 से 3 बार विभाजन होता है और 2 से 5 स्तरीय भित्ति बनाते हैं। भित्ति मतलब वाल बनाते हैं, जिसके बाहरी भित्ति एंडोथीसियम, उसके बाद मिडिल लेयर और टेपेटम का निर्माण करते हैं। और प्राइमरी स्पोरोजीनस जो टिश्यू होता है, सेल होता है, ये और विभाजन करता है और परिवर्तित हो जाता है, इसमें फिर विभाजन होता है और परिवर्तित हो जाता है माइक्रो स्पोर मदर सेल। जितने कोशिका हैं उनको माइक्रोस्पोर मदर सेल कहेंगे। इसी माइक्रोस्पोर मदर सेल में अर्ध सूत्री विभाजन होता है, और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल अर्धसूत्री विभाजन होता है। उसके पश्चात ये बना लेते हैं पॉलन ग्रेन, ये परागकण भी बनता है। तो डेवलपमेंट ऑफ पॉलन से, और यहां पर आगे जोड़ दीजिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, दोनों क्रिया साथ साथ होता है। एक परागकोश बनता है, फिर परागकोश के अंदर जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है ना, इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में अर्ध सूत्री विभाजन होता है। अर्ध सूत्री विभाजन क्योंकि माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉयड रहता है, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n, और जैसे अर्ध सूत्री विभाजन होता है ये सभी परागकण हैप्लॉयड हो जाते हैं। इस प्रकार से चारों कोने पर 4 परागकोश बनते हैं और चारों परागकोश में बहुत सारे परागकण बनते हैं। इसके बाद एक परागकण की संरचना। परागकण दिखने में तो गोलाकार या ओवल शेप होंगे, अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। इनके बाहर की ओर का जो भित्ति होता है थोड़ा से मोटी भित्ति वाली होती है, और इस मोटी भित्ति को एक्जाइन कहते हैं। टेपेटम के द्वारा एक्जाइन का निर्माण होता है, यह ऐसा बाहरी भित्ति को एक्जाइन। एक्जाइन जो भित्ति है ये कटीले होते हैं, ऐसे कांटे उभार वाला, इसको स्पाइनी बोलते हैं, कटीले होते हैं। इसके अंदर का भित्ति को इंटाइन, और इंटाइन जो है वो स्मूथ होता है, चिकना। इन
कि एक्जाइन में कुछ छोटे छोटे ऐसे छिद्र होते हैं, 3 हो सकते हैं द्विबीजपत्री पादपों में, एक बीजपत्री पादपों में 1। इस छिद्र को जर्म पोर, जनन छिद्र कहते हैं। जब इसका अंकुरण होगा परागकण का तो यहीं से एक पराग नलिका बनेगा। इसके अंदर एक केंद्रक होता है और यहाँ पर कोशिका द्रव्य भरे होते हैं। एक्जाइन जो होता है ये क्यूटिन का बना होता है और इस इंटाइन जो है ये सेलुलोज का बना होता है। अगर हम इनकी और अध्ययन करें देखें, ये क्यूटिन का बना होता है एक्जाइन और इंटाइन सेलुलोज का बना होता है। इसके पश्चात परागकोश का स्फुटन, जब परागकोश परिपक्व हो जाते हैं, परिपक्व होने के बाद इसकी एपिडर्मिस और एंडोथीसियम ही रह जाते हैं, बाकी मिडिल लेयर और टेपेटम नष्ट हुए रहते हैं। इसमें लॉन्गिट्यूडनल स्लिट, दरारें बनती है, लंबवत दरारें बनती है, जिससे स्टोमियम पर दबाव पड़ता है और परागकोश फूटते हैं। जब परागकोश फूटते हैं यहाँ से, क्योंकि ये सब नष्ट हो चुका है उसमें, है ना। अब परागकोश जब फूटते हैं तो ये परागकण बाहर निकलते हैं, बहुत सारे परागकण, और विभिन्न माध्यमों से फिर ये स्टिग्मा तक पहुंच, इनमें पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, परागकण की संरचना। फिर मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट होगा, विकास होगा। डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट या परागकण का अंकुरण। परागकणों का अंकुरण उनके परागकोष्ठों या माइक्रोस्पोरेंजियम से स्वतंत्र होने के पूर्व ही प्रारंभ हो जाता है। विभाजन के पूर्व परागकण कोशिका का, एक परागकण कोशिका होता है, उसका केंद्रक परागकण की भित्ति के समीप आकर समसूत्री विभाजन की सहायता से 2 केंद्रक, यहाँ पर अभी हमने देखा कि जो परागकण उसमें कितने केंद्रक है, 1 केंद्रक, तो इस केंद्रक में समसूत्री विभाजन होता है और 2 केंद्रक बनते हैं। एक बड़ा केंद्रक रहता है, एक छोटा केंद्रक। जो बड़ा केंद्रक होता है इसे वेजिटेटिव सेल, और जो छोटा केंद्रक होता है इसे जनरेटिव न्यूक्लियाई, न्यूक्लियल EI, जनरेटिव सेल ना कहें, इसको न्यूक्लियाई ही कहें, जनरेटिव न्यूक्लियाई। 2 केंद्रक विभाजित हो गया। अब इस विभाजन के बाद एक और चित्र बना देते हैं। जो ट्यूब न्यूक्लियाई होता है, या अच्छा नाम और देख लीजिए, एक और नाम है इसी का
ट्यूब न्यूक्लियाई, है ना, दो नाम जानते हैं, एक वेजिटेटिव सेल न्यूक्लियाई कहें या ट्यूब न्यूक्लियाई कहें। कुछ समय पश्चात ट्यूब न्यूक्लियाई थोड़ा और बड़ा हो जाता है, ये थोड़ा से और बड़ा होगा, और जो जनरेटिव न्यूक्लियाई है ये विभाजन करके दो न्यूक्लियाई बनाते हैं। विभाजन हो रहा है, एक बड़ा ट्यूब न्यूक्लियाई और ये दो छोटे, दो ठो बन गया है ना, इसको बोलते हैं मेल गेमिट। अब इसका नाम थोड़ा, अब जनरेटिव न्यूक्लियाई विभाजन करके दो भागों में बंट गया, तो दोनों भागों का क्या नाम हो गया, मेल गेमिट। जब मेल गेमिट बनता है तो यहां पर एक नली निकलता है, यहीं पर निकाल देता हूं। ये जो नली होता है इसको पराग नलिका कहते हैं या अंकुरण नलिका, पॉलन ट्यूब। और पॉलन ट्यूब जब बनता है तो ट्यूब न्यूक्लियाई इसके अग्रभाग की ओर आ जाते हैं, ट्यूब न्यूक्लियाई, और पीछे की ओर दो कोशिका रहते हैं जिन्हें मेल गेमिट। देखिए मेल गेमिट पीछे और सबसे आगे ट्यूब न्यूक्लियाई आ गए और यहां से हट गया। अब ये कब तक वृद्धि करता है, ये क्रिया हो कहां रहा है, एक पुष्प के परागण के पश्चात ये जो स्टिग्मा होता है, अब स्टिग्मा की प्रकृति कैसे रहता है, या तो बाइफिड होगा या कैपिटाट, इसी जगह पर परागकण गिरते हैं किसी पुष्प से दूसरे पुष्प या उसी पुष्प, और ये परागकण ये अंकुरण नलिका निकालते हैं। ये वही पॉलन ट्यूब है जो यहाँ पर बना हुआ है। और ये कब तक कितना बढ़ेगा, जितनी बड़ी इस फीमेल फ्लावर की स्टाइल की संरचना है, स्टाइल मतलब वर्तिका, वर्तिका जितना बड़ा है उतने बड़े पराग नलिका बनते हैं। और पराग नलिका बनने के बाद कुछ समय पश्चात ट्यूब न्यूक्लियाई नष्ट हो जाते हैं, ट्यूब न्यूक्लियाई नष्ट हो जाते हैं। और नष्ट क्यों होते हैं, क्योंकि ट्यूब न्यूक्लियाई नष्ट होके ये जो मेल गेमिट है इसको पोषण प्रदान करते हैं, इसलिए ट्यूब न्यूक्लियाई नष्ट हो जाता है। इसके बाद अगला जो प्रक्रिया होगा वो फर्टिलाइजेशन के होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, स्त्री केसर की संरचना या मादक युग्मक जनन। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी तीन भागों को मिलकर बना होता है एक फीमेल फ्लावर, गाइनोइशियम, जो पुष्पासन पर स्थित होता है। इसी ओवरी पर ऐसे बीजांड लगे होते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बीजांड, ओव्यूल, यही बीज का निर्माण करते हैं। तो ये संरचना है एक फीमेल फ्लावर की। अब इसमें फीमेल फ्लावर आगे चल के इसी जगह पर एम्ब्रियो सेक बनेगा और एम्ब्रियो सेक में ही फर्टिलाइजेशन क्रिया होगी और बीज का निर्माण होगा, फल का निर्माण होगा। इसके पहले बीजांड की संरचना को देखें कि बीजांड होता क्या है।
ये एक बीजांड की संरचना आर्थोट्रोपस ओव्यूल। ये एक वृंत के द्वारा ये भाग है ओव्यूल, ध्यान देंगे ये तो यहां पर अलग बना है। तो ओव्यूल का वृंत ओवरीवाल से जुड़ा होता है, इसे फ्यूनिकल कहते हैं या फ्यूनिकुलम कहलाता है या वृंत कहलाता है, जो ओवरी की भित्ति जुड़ा होता है। यह वृंत ओव्यूल के काय से जुड़ा होता है, जिस भाग से, उस जगह को बोलते हैं हाइलम। इसके अंदर एक कोशिकीय संरचना होता है, इस कोशिकीय संरचना को बोलते हैं न्यूसेलस। इसी न्यूसेलस के अंदर एक कोश होता है, इस कोश को बोलते हैं एम्ब्रियो सेक। इसके चारों ओर एक आवरण होता है, ये आवरण एक परत के या दो परत के हो सकते हैं, है ना। कुछ में एक परत के, कुछ में दो परत होते हैं। जब एक, तो इनको बोलते हैं इंटेगुमेंट या ध्यावरण। ये एम्ब्रियोसेक है, इसमें इस प्रकार से कोशिका अरेंजमेंट हो रहते हैं। ये बीच के बड़े कोशिका एग सेल, अंड कोशिका, इसके किनारे के दो कोशिका सिनर्जिड सेल कहलाता है। ये खाली जगह होता है, जब इंटेगुमेंट आपस में नहीं जुड़ता, गैप बनाता है, इस जगह को बोलते हैं माइक्रोपाइल। इसके जस्ट ऊपर वाले भाग को बोलते हैं चलाजा रीजन। बीच वाले जो केंद्रक होता है, इसको पोलर न्यूक्लियाई, और ऊपर के तीन कोशिका रहता है, उसे एंटीपोडल सेल कहते हैं, और इसमें पूरा कोशिका भरा होता है ऐसे। ये एक आर्थोट्रोपस या एनाट्रोपस जो भी ओव्यूल है, इस प्रकार से संरचना बनाते हैं। एक ओव्यूल की संरचना, इसके अंदर एम्ब्रियोसेक होता है। तभी हमने देखा उस वर्गीय पौधों में लैंगिक जनन, इसमें मेल गैमीट का डेवलपमेंट और फीमेल गैमीट का डेवलपमेंट कंटिन्यू जारी है। धन्यवाद।